नमस्कार मित्रों, लीगल एंड लॉजिकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आलोक तिवारी। आज का विषय है टिकटॉक। आइए आज चर्चा करते हैं टिकटॉक की। टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है जिसे चीनी कंपनी बाइटी डांस द्वारा विकसित किया गया है, जो इस समय लगभग 150 देशों में काम करता है। टिकटॉक किशोरों और बच्चों के बीच में बहुत अधिक लोकप्रिय है और एक अनुमान है कि इसके 50% जो उपयोग करता है उनमें से 3 से 17 वर्ष की आयु के छोटे बच्चे हैं, जो इसे वीडियो बनाने, इसे देखने और अपने अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। टिकटॉक पर अमेरिकी प्रतिबंध लगा हुआ है। वर्तमान में अमेरिकी प्रतिबंध लगा हुआ है और अमेरिका में इसके भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिकटॉक के मामले में सुनवाई शुरू की है, जिसमें अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की वैधता को टिकटॉक ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और कोर्ट अपना निर्णय 19 जनवरी 2025 को सुनाएगा। टिकटॉक मामला अमेरिका, भारत और अन्य देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से भी जुड़ा हुआ है और ये एक जटिल और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इस एप्लीकेशन ने अपनी लोकप्रियता के साथ कई देशों की डिजिटल मीडिया की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव किया है, लेकिन इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता और तकनीकी नियमन को लेकर के भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। आइए इस मामले पर थोड़ा और चर्चा करते हैं। भारत में टिकटॉक पर 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस आधार पर प्रतिबंध लगाया था कि यह ऐप बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। इसमें अनैतिक सामग्री और पोर्नोग्राफी लोड की जाती है, जो देश के बच्चों का भविष्य बिगाड़ सकती है। परंतु बाद में कोर्ट ने अपने ही आदेश को निरस्त कर इस बैन को समाप्त कर दिया था। इसके बाद भारत सरकार ने 2020 में टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स को एक अधिसूचना जारी करके स्थायी रूप से बैन कर दिया था। भारत सरकार का यह निर्णय मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के कारण लिया गया था। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये जो सरकार का निर्णय था उसमें पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि ये इसके एल्गोरिथम इस तरीके से हैं इस टिकटॉक के कि उसको जल्दी कोई सरकार पकड़ नहीं पाती। इसके एल्गोरिथम यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम इत्यादि से भी बहुत बढ़िया हैं टिकटॉक के, और इसीलिए ये लोग कंपनियां उसको कम्पीट नहीं कर पाती। भारत सरकार ने यह भी आरोप लगाया था कि टिकटॉक और अन्य चीनी ऐप्स भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा चीन भेज सकते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। चीन और भारत के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा में यह निर्णय लिया गया था। लेकिन अब साथ में जब प्रतिबंध की हम बात करते हैं तो हमको यह भी ध्यान देना होगा कि 2019 में इंडोनेशिया ने भी इसके ऊपर इसी पोर्नोग्राफी के आधार पर कि बच्चों की पोर्नोग्राफी इसमें आती है प्रतिबंध लगाया था। हालांकि वो भी बाद में कोई एविडेंस नहीं मिल पाया तो उनको खोलना पड़ा था। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने 2020 में इनको 5.7 मिलियन करीब 57 करोड़ रुपए का जो है वो लगाया था। 5 करोड़ से ऊपर का इनके ऊपर जुर्माना लगाया था, वो भी इन्हीं सब कारणों से था। अब आइए समझिए चीन की अब टिकटॉक है क्या, कि चीन की कपटी बाइट डांस डोवाइन नाम का एक अपना चीन में बनाती थी, जो ऐप बनाया था उसने, जो चीन में ही चल रहा था। लेकिन 2017 में डोइन का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण बनाया गया जिसे टिकटॉक के नाम से प्रचलित किया गया। और चीन की एक और कंपनी थी म्यूजिकली, जिसको कि बाइट डांस ने $1 अरब में खरीदा। यह भी एक शॉर्ट वीडियो ऐप था जहां यूजर्स लिप सिंकिंग ओट से गाना मिलाते हुए जो है वो कर लेते थे। तो दोनों को, टिकटॉक को और इसको म्यूजिकली को मर्ज करके ये एक बड़ा टिकटॉक का वर्जन बनाया गया था, जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और थाईलैंड सहित विश्व के 150 देशों में ये सबसे ज़्यादा फ्री ऐप माना गया जो डाउनलोड किया गया। बाद में इसी को अमेरिका में जस्टिन बीबर और बिल स्मिथ जैसे बड़े सितारे भी इससे जुड़े। टिकटॉक के अमेरिकी उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 170 मिलियन है, 17 करोड़, और ये प्लेटफॉर्म दुनिया भर में 150 से अधिक देशों में अपना बहुत उपयोग लोकप्रिय हो रहा है। और टिकटॉक का सामाजिक प्रभाव बहुत बढ़ गया है। ये प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भी मंच भी बन गया है, जहां वे अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा को दिखा सकते हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने टिकटॉक को लेकर के गंभीर चिंताएं जताई हैं। उनका आरोप है कि टिकटॉक चीन की सरकार को उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान कर सकता है
उन्होंने ये भी कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। टिकटॉक के डेटा संग्रहण नीति और इसके स्वामित्व संरचना ने कई अमेरिकी अधिकारियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ऐप का उपयोग अमेरिकी नागरिकों की जानकारी को चीनी सरकार तक पहुंचाना हो सकता है, या इस जानकारी के आधार पर अमेरिका के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा सकता है। दूसरी ओर टिकटॉक का तर्क है कि यह प्रतिबंध अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन का उल्लंघन है, जो अमेरिका में मीडिया की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऐप पर बैन अमेरिकी संविधान के तहत स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। टिकटॉक ने यह तर्क दिया कि ऐप का संचालन पूरी तरीके से कानून के तहत हो रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के दौरान टिकटॉक को बंद करने के लिए कई कदम पहले भी उठाए गए थे। 2020 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें टिकटॉक को अमेरिका में अपने संचालन को बंद करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही टिकटॉक पर दबाव बनाया गया था कि वो टिकटॉक के अमेरिकन अधिकार अमेरिका की ओराकल कंपनी या वालमार्ट कंपनियों को बेच दे। पर इसके लिए टिकटॉक के मालिक बाइटडांस जो है वो तैयार नहीं हुए और इस मामले को वो कोर्ट में ले गए, जिसके बाद मामला कोर्ट में कई स्तरों पर चलता रहा। वहीं ट्रंप के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने जो बाइडेन के प्रशासन ने टिकटॉक के बारे में चिंता तो जताई, लेकिन उन्होंने ट्रंप के कड़े कदमों से अलग अपना जो है वो रास्ता चुना और एक नियामक और जांच पड़ताल आधारित दृष्टिकोण अपनाया। बाइडेन प्रशासन ने टिकटॉक की सुरक्षा को लेकर व्यापक समीक्षा शुरू की और यह विचार किया कि क्या टिकटॉक की गतिविधियां अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकती हैं। बाइडेन ने ऐसे मामलों में ज्यादा जो है दीर्घकालिक रणनीति और तकनीकी मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कार्य किया और एक तरफा प्रतिबंध को स्वीकार नहीं किया। यूरोपियन आयोग ने दूसरी तरफ डिजिटल बाजार की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए 2023 में एक कानून लागू कर दिया। डीएमए का कानून कहते हैं, जैसे डिजिटल मार्केट्स एक्ट, डीएमए कानून कहते हैं। इस कानून के तहत उन्होंने बाइटडांस को गेटकीपर के रूप में नामित किया, जिसमें कंपनी पर और कड़े नियम लागू हो गए। नियमों का उल्लंघन करने पर 10% तक जुर्माना और दोहराए जाने पर 20% तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। इधर बाइटडांस को 19 जनवरी तक अमेरिकी सरकार के आदेश का पालन करना होगा, जिसमें उन्हें टिकटॉक को एक गैर चीनी कंपनी को बेचने या फिर प्रतिबंध का सामना करने का विकल्प मिला है। बाइटडांस ने पहले ही कह दिया कि वो टिकटॉक को बेचने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि टिकटॉक के प्रतिनिधि कंपनियां जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब इस प्लेटफॉर्म के प्रतिबंध को अपने फायदे के लिए खूब प्रयोग कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इसका प्रतिबंध बढ़े और ये काम न कर पाए ढंग से। इन कंपनियों ने पहले ही टिकटॉक के समान सुविधाएं और फीचर्स शुरू कर दिए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार इस मामले पर विचार किया और इन मुद्दों की गहराई से समीक्षा की। हालांकि अब तक कोर्ट ने इस मामले में एक अंतिम निर्णय नहीं दिया है। इसका कारण यह है कि मामले में कई संवैधानिक, कानूनी और तकनीकी पहलू जुड़े हुए हैं, जो अदालत के लिए इसे सुलझाने में समय ले रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। क्या टिकटॉक को प्रतिबंधित किया जाएगा या अमेरिकी सरकार के तर्क को खारिज कर दिया जाएगा। यह फैसला न केवल टिकटॉक के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन की व्याख्या पर भी बड़ा प्रभाव डालेगा। टिकटॉक के इस मामले में विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के समक्ष एक यक्ष प्रश्न भी खड़ा कर दिया है कि क्या ट्रंप प्रशासन भारत की मोदी सरकार की तरह भारत के सुप्रीम कोर्ट के टिकटॉक पर बैन के हटाने के आदेशों के विरुद्ध जाकर के और चीन से आंख मिलाते हुए स्थायी रूप से बैन की अधिसूचना जारी करेगा, या चीन के साथ अपने कूटनीतिक राजनीतिक संबंधों के दृष्टिगत कोई अन्य कदम उठाएगा। प्रश्न तो खड़ा ही हो गया है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने आप और किसी विषय पर भी यदि सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं उस तरीके के वीडियो तैयार करके आपको और अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।